मुझे राज आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे इसका गम नहीं है। हेलो 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 हेलो, दुनिया रूठ जाए। चलो भाई आ जाओ फटाफट से, आ जाओ जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया। क्या हाल चाल है? मुझे बढ़िया हो? इसका गम नहीं टेंशन तो नहीं हो रही कि ये दुनिया बेटे? रूठ आईफोन लेना जाए। तुमने, आईफोन मुझसे याद रखना। अगर तुम्हारे टैक्स में 90+ मार्क्स आ जाते हैं तो आईफोन मिलेगा तुम्हें, और अगर एक से ज्यादा बच्चों के होंगे तो आईफोन डिवाइड हो जाएगा। मैं सबको आईफोन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास भी आईफोन नहीं है, बट तुम अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। देखो आईफोन एक तरफ और पेरेंट्स का प्राउड एक तरफ। मतलब जब वो चलेंगे ना, जब वो छाती चौड़ी करके बोलेंगे जी मेरे बेटे के टेक्स्ट में 94 मार्क्स आए हैं, ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट है, भाई साहब मैं कह रहा हूँ उनकी छाती चौड़ी होगी और तुम्हें इतना प्राउड फील होगा ना, तुम कुछ कह नहीं सकते भाई साहब। तो उनके लिए मेहनत करो। ये आईफोन हो गया, कैश प्राइज हो गया, ये रिवॉर्ड्स हो गया, ट्रॉफीज हो गया, तो सारा बाय प्रोडक्ट है। उनकी स्माइल के आगे कुछ भी नहीं है, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम MTP1 इनकम टैक्स हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। फिर MTP1 का GST वाला पोर्शन एक बार फटाफट से मैं तुम्हें कंप्लीट करवा देता हूं, ठीक है। मतलब जो भी हमारी क्लास होगी 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की, जो भी क्लास होगी हम GST पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। इस क्लास को मैं लाइव नहीं ले रहा, रीजन क्योंकि तेजस सर की लाइव मैराथन है तो आप उसको देख नहीं पाएंगे। इसको स्पीड फास्ट करके सुनना, स्लो करके सुनना, वो तुम्हारी मर्जी है, बट देख जरूर लेना क्योंकि कई बार MTP में से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें गिल्ट फील हो कि हमने MTP क्यों नहीं की थी, ठीक है जी। चलो GST वैसे इनकम टैक्स के कंपैरिजन में इन्होंने काफी इजी क्वेश्चन पूछे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि आपको पढ़ने में आसानी होगी और काफी सारे बच्चे इसको बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। तो आ जाओ एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आओ। ये पार्ट नंबर B आपके MTP1 का है, MTP1। फिर मैं कल क्या करूंगा, MTP2 इनकम टैक्स वाला पोर्शन डाल दूंगा और कल ही मैं MTP2 का GST वाला पोर्शन डाल दूंगा। तो कोशिश करेंगे कि हम कल सारी की सारी MTP खत्म कर दें, क्योंकि 2 ही आपकी MTP हुई थी ना, तो MTP1 तो आज खत्म हो जाएगी। MTP2 मैं कल वाली क्लास में खत्म करवा दूंगा, तो आपकी MTP पूरी खत्म। ITP GST की हम कर चुके हैं, ITP इनकम टैक्स फिर परसों वाली क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। संडे को जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम RTP अपना खत्म कर लेंगे, और बाकी फिर केस बेस MCQs आप मुझे बार बार कह रहे हैं तो उसकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो जी, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ। तो पहले 15 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो MCQs बेस हैं, फिर 35 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे डिस्क्रिप्टिव बेस हैं। तो पहले 15 नंबर वाले MCQs चेक करते हैं कि GST में MCQs कैसे आए हैं।
आओ जी एक बार क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो जी केस सिनेरियो, पहले आपको केस दे रखा है, चेक करो इस केस में क्या कह रखा है जी। तो उसने बोला है फ्यूचर इंश्योरेंस लिमिटेड, तो पहली बात एक इंश्योरेंस कंपनी वाला क्वेश्चन है। फ्यूचर इंश्योरेंस लिमिटेड, तो कंपनी कौन सी है? इंश्योरेंस कंपनी है। इज एन इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडिंग लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस सर्विस, तो लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस की वो सर्विस दे रही है अक्रॉस इंडिया। कंपनी हैज बीन कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस फॉर द पास्ट 3 ईयर विद अप्रूवल ऑफ द IRDA, मतलब वो इंश्योरेंस की सर्विस दे रही है। अब इंश्योरेंस की सर्विस दे रही है, अप्रूवल के साथ वो सर्विस दे रही है। फिर वो कहना चाह रहा है कि फ्यूचर, हाँ जी, फ्यूचर इंश्योरेंस लिमिटेड सिक्योर इट्स बिजनेस थ्रू वेरियस इंश्योरेंस एजेंट स्प्रेड अक्रॉस ऑफ इंडिया। अब एक बताओ, वो ये सर्विस दे रही है एजेंट के थ्रू, तो अगर वो ये सर्विस एजेंट के थ्रू दे रही है तो आपको नहीं लग रहा कि एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहे हैं? अगर एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देगा तो आप सब जानते हो आरसीएम वाला केस वहां पे एप्लीकेबल हो जाता है, आपको पता हो। तो यहाँ पे एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी, उस केस में आरसीएम की बातें होती हैं। फिर दोस एजेंट इंक्लूड इंडिविजुअल, फर्म, LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड ऑल्सो हाउएवर ऑल ऑफ देम आर लाइसेंस अंडर द इंश्योरेंस एक्ट, इन सबको इंश्योरेंस एक्ट में लाइसेंस मिला हुआ है, अच्छी बात है। फिर वो कह रहे हैं कंपनी अवेल्ड सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, कंपनी अवेल्ड, ध्यान रखना कंपनी अवेल्ड, कौन सी कंपनी? फ्यूचर इंश्योरेंस लिमिटेड, ये कंपनी अवेल कर रही है, अवेल का मतलब ले रही है, दे नहीं रही, ले रही है। कौन सी सर्विस ले रही है? सर्विस रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल फॉर इट्स एम्प्लॉय इन पैन इंडिया थ्रू पिया टू RR ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं कोई एक बात बता दो, याद करो, आप सब जानते हो रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल वाले केस में 2 रेट होते हैं, 5% और 12%। 12% वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज है, 5% वाले केस में रिवर्स चार्ज है। बट वो रिवर्स चार्ज तब लगता है अगर वो सर्विस देने वाला नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हो और सर्विस लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट हो। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, ये RR ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड ये बॉडी कॉर्पोरेट है या नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है? बॉडी कॉर्पोरेट है, तो सर्विस देने वाला भी बॉडी कॉर्पोरेट है, सर्विस लेने वाला भी बॉडी कॉर्पोरेट है। इस केस में आरसीएम का तो मतलब ही नहीं होगा। अब मुझे नहीं पता उसने क्वेश्चन क्या पूछा होगा, बट अकॉर्डिंगली अगर हम चेक करें तो इंश्योरेंस एजेंट वाले केस में तो आरसीएम की बात होगी, बट इस केस में आरसीएम की बात नहीं होगी। Where the cost of fuel is included in the consideration charge, service provider charge 5% GST and inform the company is claiming ITC only in respect of same line of business। ठीक है, अब वो कह रहा है फ्यूचर इंश्योरेंस लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस फॉर द मंथ ऑफ मे। अब यहां पे थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, ये पॉइंट उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने एग्जाम्शन वाला चैप्टर सही तरीके से पढ़ा हुआ है। जिन्होंने भी एग्जाम्शन वाला चैप्टर अगर सही तरीके से पढ़ा है फिर तो उनको समझ में आएगा, नहीं तो इस पॉइंट में दिक्कत है। अब इसमें कुछ सर्विस एग्जाम्प्ट है, कुछ सर्विस टैक्सेबल है जी। प्रीमियम रिसीव ऑन प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना ये सर्विस जीएसटी के एग्जाम्शन लिस्ट में कवर है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। प्रीमियम रिसीव ऑन आम आदमी पार्टी नहीं, नालायक, आम आदमी बीमा योजना ये भी जीएसटी में एग्जाम्शन में, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। प्रीमियम रिसीव ऑन लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैविंग ए सम एश्योर्ड 2.5 लाख रुपए, ये सर्विस एग्जाम्शन में कवर नहीं है, इस पे जीएसटी लगेगा। फिर प्रीमियम रिसीव ऑन री इंश्योरेंस ऑफ ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, इस केस में भी एग्जाम्शन है, इस केस के अंदर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रीमियम रिसीव ऑन फायर एंड स्पेशल परनिल पॉलिसी ऑफ वेरियस बिजनेस यूनिट, इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और प्रीमियम रिसीव और मनी बैक पॉलिसी इशू जो होती है ये भी एग्जाम्शन में कवर नहीं है, इस पे भी जीएसटी लगेगा। अब बच्चा कह रहा है सर ये कैसे याद होगा? आप अगर एग्जाम्शन लिस्ट चेक करेंगे उसमें आपको पढ़ के पता लग जाएगा कहां कहां एग्जाम्शन है, कहां कहां टैक्सेबल है। अभी इस क्वेश्चन के लिए दिमाग में लेके चलो कि एक प्रधानमंत्री जनधन योजना, एक आम आदमी जनधन योजना जो है, और तीसरा फिर यहाँ पे जो पॉइंट निकल के आ रहा है जो आपका री इंश्योरेंस ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जो है, ये 3 एग्जाम्शन में है, बाकी जो है वो 3 टैक्सेबल में। टोटल मिला के 6 पॉइंट है, 6 में से 3 एग्जाम्प्ट है और 3 आपके टैक्सेबल है। फिर वो कहना चाह रहा है फ्यूचर इंश्योरेंस लिमिटेड रिसीव, ध्यान रखना, अब अभी तक वो बात कर रहा था कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और यहां पे वो बात कर रहा है कि वो सर्विस रिसीव भी कर रहा है। अब वो कौन सी सर्विस रिसीव कर रहा है? तो वो ये बात कहना चाहते हैं फ्यूचर इंश्योरेंस लिमिटेड रिसीव द फॉलोइंग सप्लाई इन द मंथ ऑफ मे एंड द डिटेल ऑफ जीएसटी पेड ऑन सच सप्लाई एज फॉलोस। पहला, अब जीएसटी पेड किया परचेज ऑफ कार फॉर यूज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो भाई आप सब जानते हो मोटर व्हीकल की सर्विस पे आईटीसी ब्लॉक है, चाहे वो डायरेक्टर के लिए आप यूज कर रहे हो, यहाँ पे आईटीसी ब्लॉक है, इस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरा, जीएसटी पेड ऑन बस, अब जीएसटी पेड ऑन बस, अब सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 14% की है, अब 13 पैसेंजर तक की होते हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो ब्लॉक होता है।
यहाँ पे 14 पैसेंजर की है, इस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। फिर वो कह रहा है जीएसटी ऑफ 80,000 वाज पेड ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन फॉर द एमिटी इंश्योरेंस लिमिटेड फॉर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विद सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पैसेंजर इंक्लूडिंग ड्राइवर। वैसे तो आईटीसी ब्लॉक है, बट याद है मैंने क्या कहा था कि आप याद करो कि जहां जहां आईटीसी ब्लॉक है वहां वहां सर्विस का भी आईटीसी ब्लॉक है, जहां जहां मोटर व्हीकल का आईटीसी मिलेगा वहां वहां सर्विस का भी मिलेगा। बट दो केस ऐसे होंगे, एक तो मैन्युफैक्चरर और एक इंश्योरेंस की सर्विस देने वाला अगर इंश्योरेंस की ही सर्विस ले लेगा उस केस में उसको आईटीसी मिल जाएगा, चाहे मोटर व्हीकल का आईटीसी ब्लॉक हो। अब यहां पे मोटर व्हीकल का आईटीसी ब्लॉक है, बट प्रॉब्लम क्या है, सर्विस लेने वाला कौन है, इंश्योरेंस कंपनी सर्विस ले रही है, और सर्विस किसकी ले रही है, इंश्योरेंस कंपनी की ही सर्विस ले रही है, तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस है। इस केस के अंदर जो होगा वो 80,000 रुपए का आईटीसी मिल जाएगा जी। फिर वो कह रहे हैं ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एप्लीकेबल ऑल द सप्लाई रेफर्ड अबव आर इंट्रा स्टेट सप्लाई अनलेस स्टेटेड अदरवाइज एग्रीगेट टर्नओवर कंपनी नोट लेस देन 10 करोड़ फॉर द पास्ट 3 ईयर। तो भैया ई इनवॉइस की बात भी यहाँ पे हो सकती है। कंडीशन नेसेसरी अवेलमेंट ऑफ आईटीसी की फुलफिल है। अब कह रहा है ऊपर दिए गए केस के बेस पे नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर। तो पहला कह रहा है डिटरमाइन द सर्विस ऑन विच कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी। रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज कहां पे लगेगा, इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी। इस केस में तो आरसीएम लग जाएगा, बट जो आपका दूसरे वाला पॉइंट है, सेकंड वाला पॉइंट कौन सा यहाँ पे, सेकंड वाला पॉइंट आपका है हाँ रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल वाले केस पे आरसीएम नहीं लगेगा। रीजन क्योंकि वहां पे सर्विस देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है। आरसीएम तब लगता है जब नॉन बॉडी कॉर्पोरेट अगर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा हो, तो यहाँ पे सिर्फ ये इंश्योरेंस एजेंट वाले केस में आरसीएम जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा जी। उसके बाद वो कह रहा है टैक्सेबल वैल्यू बताओ। अब इंश्योरेंस केस में टैक्सेबल वैल्यू कौन कौन सी है, तो ये 3 सर्विस टैक्सेबल है, 4 7 4 11 और 12 23 लाख रुपए की जो हमारी होगी वो टैक्सेबल वैल्यू निकल के आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आईटीसी बताओ, तो आईटीसी भाई साहब एक तो ये 3 लाख रुपए का आईटीसी मिल जाएगा और एक 80,000 रुपए का जो आईटीसी मिल जाएगा, तो 3,80,000 रुपए का आईटीसी मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, तो 3,80,000। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो 6 नंबर हमारे इसी के साथ में पक्के हो चुके हैं जी। ठीक है जी, 6 नंबर हमारे इसी के साथ में पक्के हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था वो 6 नंबर का था जी। डन, बोलो 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 बोलो, लॉक कर दो इसको जी। चलो बहुत बढ़िया। अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। केस सिनेरियो 2 देखते हैं क्या कहता है जी। अब वो कह रहा है मदुरई इंपेक्स लिमिटेड कंपनी है इज एंगेज इन द सप्लाइंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड। अब वो स्पोर्ट्स गुड्स में सप्लाई कर रहा है, तो सप्लाई जो है वो गुड्स की सप्लाई कर रहा है, वो सर्विस की सप्लाई नहीं कर रहा, बस ये पर ध्यान दो। फिर वो कह रहा है द कंपनी डिड नॉट ऑप्ट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। द कंपनी डिड नॉट ऑप्ट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। Proper officer under GST based on inquiry find the company is liable for registration and he registered the firm on temporary basis on 15 जून 2023। अब उसने टेम्परेरी बेस पे करवा लिया रजिस्ट्रेशन। कब ले लिया, 15 जून 2023 को उसने टेम्परेरी बेस पे क्या ले लिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया। ठीक है। फर्दर इन द मंथ ऑफ फरवरी 24 द कंपनी ऑल्सो जनरेट ई-वे बिल फॉर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। हाउएवर immediately on generation of e-way bill the buyer cancelled the order before it was dispatched from the factory। अब उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, ई-वे बिल जनरेट हो गया, अब ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो क्या ई-वे बिल कैंसिल कर सकते हैं? यस, आप सब जानते हो 24 घंटे के अंदर जो है ई-वे बिल कैंसिल कर सकते हैं, और सामने वाली पार्टी जो है वो 72 आवर्स में रिजेक्ट कर सकती है। फिर वो कह रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च 24 सिंस द कंपनी वाज इंकरिंग हैवी लॉस इट अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन 15 मार्च। इस दिन अप्लाई किया। ऑर्डर जो आया कैंसिलेशन का वो 30 अप्रैल को आया। इफेक्टिव डेट जो है वो 15 मार्च है। अब ये डेट हम नॉर्मली हमारे कब काम आती है, जब हमें फाइनल रिटर्न भरनी होती है। आप सब जानते हो फाइनल रिटर्न कब भरते हैं, विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर। वहां से 3 महीने के अंदर जो है हम फाइनल रिटर्न भरते हैं जी। अब वो कह रहा है आप हमें आंसर दें नीचे दिए गए क्वेश्चन के अब क्वेश्चन के बेस पे। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है भाई तू? कह रहा है आफ्टर द ग्रांट ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मदुरई इंपेक्स लिमिटेड नीड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 90 डेज। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा यार? ये एनआर ये वो सीटीपी वाला नहीं है, याद करो। अगर हम वैसे तो 30 दिन के अंदर, वो कब होता है? अगर मैं लायबल हुआ
तो 30 दिन के अंदर मुझे अप्लाई करना होता है। बट अगर मैंने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लिया तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर मुझे अप्लाई करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो बताओ जी, 90 दिन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब कंपनी को फाइनल रिटर्न कब भरनी है, तो फाइनल भरनी है यहां से, ये तो डेट ऑफ कैंसिलेशन, ये ऑर्डर, तो लेटर क्या है, लेटर 30 मार्च है, 30 मार्च है, अप्रैल मई जून, तो 30 जून तक आपको फाइनल रिटर्न भरनी पड़ेगी। और वगैरह ई वे बिल आप क्या कैंसिल कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ई वे बिल कैन बी कैंसिल विद इन 24 आवर। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, ये 6 नंबर भी हमारे फ्री के हैं। बट ये मत सोचना कि एमटीपी में ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो पेपर में भी वैसे क्वेश्चन आएंगे। तो सर क्या सोच के चलें, इससे आसान भी आ सकते हैं, इस लेवल के भी आ सकते हैं, इससे मुश्किल भी आ सकते हैं, ठीक है ना। एमटीपी क्या है, एमटीपी सिर्फ एक तुम्हारी तैयारी चेक करने की एक टेक्निक है कि तुम्हारी कितनी तैयारी है, क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या तुम क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे नहीं सोल्व कर पा रहे। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन और 3 घंटे में पेपर करना ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपने एमटीपी नहीं दी तो मैं कह रहा हूं अभी देके देख लो कि तुम्हारा 3 घंटे में कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। भाई चलो इसमें तो प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, इसमें तो सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। बट जो बाकी 35 मार्क्स और 35 मार्क्स, 70 नंबर का पेपर तो लिख के आना पड़ेगा ना भाई। 30 नंबर तो चलो, 30 नंबर तो हम वहां पे गोले भर के आएंगे, सर्कल करके आएंगे, तो 30 नंबर तो उसमें हो गए। बट 70 मार्क्स का तो लिख के आना पड़ेगा ना। और ये 30 नंबर जो तुम्हारे एमसीक्यूज के हैं, यही तुम्हारा कम से कम 1 घंटा खा जाएंगे, ठीक है ना। तो तुम्हें लग रहा है कि अभी तो जल्दी हो रहे हैं, रीजन क्या, क्योंकि हमने सारे कंसेप्ट पढ़े हैं। बट यही क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आता है तो पढ़ने में टाइम लगता है और फिर हम कई गलतियां भी करके आते हैं जी, ठीक है। अब अगले एमसीक्यूज के ऊपर आओ। अगला एमसीक्यू क्या कह रहा है, देखो जी, अगले एमसीक्यूज पे आओ जी। कह रहा है एबीसी इंश्योरेंस लिमिटेड, एक और इंश्योरेंस कंपनी, रिसीव ए प्रपोजल फॉर पेंडेमिक इंश्योरेंस फॉर क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय लॉयन क्लब। सम एश्योर्ड फॉर सेड इंश्योरेंस वाज 20 करोड़ विद ए प्रीमियम 5 लाख। कंपनी इशू द सेड पॉलिसी 1 जुलाई। कंपनी ने पॉलिसी कब इशू की है, 1 जुलाई को की है। इनवॉइस जो इशू किया वो 5 अगस्त को किया। प्रीमियम जो रिसीव हुआ वो 14 अगस्त को हुआ। कह रहे टाइम ऑफ सप्लाई बताओ। पहले तो एक बात मेरे को बताओ, आप सब जानते हो, अभी अभी हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नॉर्मल केस में इनवॉइस हमें इशू करना पड़ता है विद इन 30 डेज में। बट बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी वाले केस में इनवॉइस हमें इशू करना पड़ता है 45 डेज में। अब ये इंश्योरेंस कंपनी है तो इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होगी, 45 डेज होगी। अब यहाँ पे 1 जुलाई को प्रोविजन ऑफ सर्विस है, यहां से 45 दिन में इनवॉइस इशू कर दिया तो विद इन टाइम है, नहीं किया तो दिक्कत है। यहां से 30 दिन काउंट नहीं करने। अब यहाँ 5 अगस्त है, वैसे अगर मैं चेक करता हूं 1 जुलाई 5 अगस्त तो 30 दिन के बाद है। बट 30 दिन हमें चेक ही नहीं करने, चेक कितने करने हैं, 45, तो 45 डेज के अंदर है। तो अगर इनवॉइस विद इन टाइम है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर यहाँ पे क्या बनेगा जी, आपका इनवॉइस ये रहा, पेमेंट ये रहा, अर्लियर क्या है 5 अगस्त, तो ये हमारा पीओटी निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बस ये पर ध्यान दो जी, क्या बात मेरे समझ में आ रही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले पॉइंट पर आओ। अगला तो भाई साहब इससे गिरा हुआ क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। एक बार चेक करना क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मिस्टर नरेश, ध्यान से पढ़ना जी, मिस्टर नरेश ए सप्लायर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स इशूड एन इनवॉइस टू ए कस्टमर एंड एरसनी चार्ज ए हायर वैल्यू 42,000 रुपए। अगर आपने हायर वैल्यू चार्ज कर लिए, अब अगर हायर वैल्यू चार्ज कर ली, वैल्यू कम चार्ज करनी चाहिए, वैल्यू आपने ज्यादा चार्ज कर ली है, अब वैल्यू कम चार्ज करनी चाहिए, तो उस केस में क्या होगा जी, उस केस में क्रेडिट नोट की बात होगी। याद है ना, वैल्यू कम है, वैल्यू बढ़ानी है, उस केस में डेबिट नोट की बात है। और अगर वैल्यू ज्यादा है, हमें वैल्यू कम करनी है, उस केस में जो होगी वो क्रेडिट नोट की बात होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। अब बताओ क्या तुम्हारे 15 नंबर पक्के हो गए जी, और कितने मिनट लगे, कैलकुलेट करोगे तो 15 मिनट हमारे लगे हैं। बस 15 मिनट के अंदर हमारे क्वेश्चन पक्के हो गए हैं। 15 नंबर मतलब 15 मिनट 15 नंबर हो गए। बट वो तब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, और वो भी तब जब तुम्हें एग्जामिशन याद थी, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में ना एग्जामिशन की कलाकारी थी। अगर तुम्हें एग्जामिशन ही याद नहीं है तो वो 23 लाख वाला क्वेश्चन तुम्हारा गलत होना ही होना है, क्योंकि अगर तुम्हें एग्जामिशन याद है तो वो 23 लाख वाला पॉइंट सही होगा, नहीं तो 23 लाख वाले पॉइंट में गलती है। ठीक है जी।
अब यहां पे आ जाओ, अब जो हमारा 35 नंबर का है, अब ये हमारा है डिस्क्रिप्टिव। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं कि इस वाले पॉइंट में क्या निकल के आ रहा है। अब एक बार सारे के सारे बच्चे आ जाओ, क्वेश्चन ये भी आसान है, क्वेश्चन ये मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन ये भी आसान है। आओ जी एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। सारे के सारे बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। चलो जी, अब एक बार चेक करना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में क्या लिखा है जी। अब यहाँ पे कह रहे हैं जी मिस श्रेया, ध्यान से पढ़ना, मिस श्रेया। अब वो कह रहे हैं मिस श्रेया प्रोप्राइटर ऑफ हैप्पी एंटरप्राइज ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम। तो भैया रेगुलर स्कीम ली हुई है इसने, ठीक है। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जामिशन, इट प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2024। अब ये क्वेश्चन कितने नंबर का है जी? ये क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला जी। तो आओ जी अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। तो पहला तो वो कह रहा है आउटवर्ड सप्लाई है, और दूसरा वो कह रहा है इनवर्ड सप्लाई है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, पहला वो कह रहा है आउटवर्ड सप्लाई है। तो आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है, इस पे अगर जीएसटी लगेगा तो इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। भाई आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है कि आउटवर्ड सप्लाई पर जो भी जीएसटी निकल के आएगा इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है, और इनवर्ड सप्लाई वाले जीएसटी जो निकल के आएगा इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है। तो वहां पर आईटीसी की बात होगी, यहां पर जीएसटी देने की बात होगी। अब ये आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी का देना है। इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है कि इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है, तो वो मेरे को देना है और ये मेरे को लेना है। अब अगर देने को लेने से एडजस्ट करोगे तो नेट इफेक्ट जो होगा वो नेट हमारा जीएसटी निकल के आ जाएगा। बस ये पर ध्यान दो जी। आओ जी अब एक बार चेक करते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है आउटवर्ड सप्लाई यहां पे, तो ऐसा करते हैं, यहां पे आउटवर्ड सप्लाई अगर है तो यहां पे एक तरफ तो हम लिख लेते हैं सीजीएसटी, एक तरफ हम लिख लेते हैं एसजीएसटी, और एक तरफ हम लिख लेते हैं आईजीएसटी। भाई जो भी पैसा बनता होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना पैसा हमें देना है। आ जाओ एक बार फटाफट से। कह रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस एमएस रिलायबल एंड सन 7 लाख रुपए। अच्छा इसमें जीएसटी कितना है? सीजीएसटी 2.5%, एसडीएसटी 2.5%, आईजीएसटी 5%। ये गुड्स वाले केस में है। सर्विस वाले केस में 9% और 18% है। इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूसिव है। सारे के सारे आईटीसी वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है। एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा है। आपको वर्किंग नोट आपके आंसर का पार्ट होने चाहिए, ये सारी बात यहाँ पे लिखी है। और नेट जीएसटी पेबल कितना आएगा कैश में वो आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन हमारे बस का है या नहीं है? है, बिल्कुल है। अब एक बार यहाँ पे आ जाओ। पहले तो लाइबिलिटी देखो, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, गुड्स की है, तो 2.5% हो गया। तो 7 लाख रुपए का अगर मैं 2.5% यहाँ पे निकालता हूं तो 7 लाख रुपए का अगर मैं 2.5%, तो भाई साहब पहले वाले केस में 17,500 रुपए सीजीएसटी, 17,500 रुपए एसजीएसटी, आईजीएसटी कुछ भी नहीं आएगा। अगले पॉइंट पर आओ। कह रहा है इंट्रा स्टेट ट्रांसफर नोट सप्लाई ऑफ गुड्स टू इट्स ब्रांच ऑफिस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बोथ प्लेसेस आर अंडर द सेम जीएसटीएन। अब जो दोनों के दोनों प्लेसेस हैं वो सेम जीएसटीएन में है, और दोनों के दोनों जो ऑफिस है वो वेस्ट बंगाल। अगर आप यहां पे चेक करोगे, यहाँ पे देखो ये जो स्टेट है ये गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं वेस्ट बंगाल, ये भी वेस्ट बंगाल, दोनों का दोनों सेम जीएसटी है। तो इसको हम सप्लाई में कवर ही नहीं करेंगे। या तो डिस्टिंक्ट पर्सन तब मानते हैं जब दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है, या एक दूसरी स्टेट में और दूसरा दूसरी स्टेट में। यहाँ पे सेम स्टेट में सेम जीएसटी नंबर में है, सेल्फ सप्लाई है। ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। वो डिस्टिंक्ट पर्सन कब है? अगर इन दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता सेम पेन के अंदर, चाहे वो सेम पेन के अंदर होता तो भी वो अलग अलग माने जाते, तो इस पे तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। आगे देखो, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ ओल्ड कंप्यूटर टू द ऑर्फनेज होम विदाउट कंसिडरेशन, ये सप्लाई बन जाता, बट आईटीसी वाज नॉट अवेल्ड, उसने आईटीसी लिया ही नहीं। याद करो शेड्यूल 1 पैरा 1, शेड्यूल 1 का पैरा 1 क्या था? परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेल्ड। तो वहां पे आईटीसी अवेल होना जरूरी था, यहां पे आईटीसी अवेल ही नहीं किया। अब अगर आईटीसी अवेल ही नहीं किया तो इस केस में ये भी सप्लाई वाली कैटेगरी से बाहर हो गया। आगे, एडवांस रिसीव फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस टू मिस्टर शुभम
इंट्रा स्टेट सप्लाई है। मेरे को सारे के सारे बच्चे बोल देना, पहले तो एक बात मेरे को बताओ, आप सब जानते हो अगर मुझे एडवांस मिला गुड्स के रिस्पेक्ट में तो भाई जीएसटी नहीं है। याद आ रहा है, सर्विस वाले केस में तो एडवांस हम चेक करते हैं, जीएसटी लगेगा, ठीक है। बट अगर गुड्स वाले केस में एडवांस मिला तो उसको हम सप्लाई में कवर ही नहीं करते, वहां पर जीएसटी का मतलब ही नहीं है। अब अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये गुड्स की बात कर रहा है, सर्विस की बात कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सर्विस की बात कर रहा है, तो इस वाले केस में, एडवांस वाले केस में जीएसटी लगेगा। अगर ये गुड्स वाला केस हो तो इस केस में जीएसटी नहीं लगता। अब 40,000 रुपये है, अब सर्विस वाला केस है तो उसने बोला है इंट्रा स्टेट है, तो 99% आप निकाल लो, तो 3600 और 3600 रुपये यहाँ पे देख लो जी। तो यहाँ पे 3600 रुपये आएगा और यहाँ पे 3600 रुपये आएगा जी। तो टोटल मिला के आपका कितना पैसा आ गया जी? 17,500 प्लस में 3600, तो भाई साहब 21,100 रुपये। और 21,100 रुपये ये लाइबिलिटी निकल के आ रही है, जो पैसा हमें गवर्नमेंट को देना है, जो पैसा हमें गवर्नमेंट को देना है वो 21,100 रुपए की लाइबिलिटी हमारी यहां पे निकल के आ रही है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब वो कह रहा है इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई का मतलब क्या है? इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है। अब चेक करते हैं वो क्या कह रहा है। कह रहा है परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर 8 लाख रुपए। तो आपने गुड्स परचेज किया 8 लाख रुपए, तो क्या इसका मुझे आईटी से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो अगर मैं 8 लाख रुपए का 2.5% यहां पे निकालूंगा तो 20,000 रुपये आएगा जी। तो 20,000 रुपये यहाँ पे निकल के आएगा। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो पहला पॉइंट तो आ गया 20,000 रुपये, ये लो जी। तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ आईटीसी की, तो यहाँ पे 20,000 रुपये सीजीएसटी आ गया, 20,000 रुपये एसजीएसटी आ गया, और आईजीएसटी का तो यहाँ पे मतलब ही नहीं है। पहले पॉइंट का तो ये पॉइंट हो गया डन। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बोलो 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 फटाफट से, इसको लॉक कर सकते हैं। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अवेल्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर द रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। आप सब जानते हो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस अगर रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड बिल्डिंग वाले केस में आईटीसी नहीं मिलेगा, प्लांट मशीनरी वाले केस में आईटीसी मिलेगा। तो भैया ये ऑफिस बिल्डिंग है तो इस केस में आईटीसी मिलेगा नहीं। अवेल्ड लीगल सर्विस, आपने लीगल सर्विस ली है, एडवोकेट की सर्विस ली है, फ्रॉम एन एडवोकेट टू रिप्रेजेंट द मैटर इन द कोर्ट रिलेटिंग टू द कलेक्शन ऑफ डिस्प्यूट प्रोसीड फ्रॉम कस्टमर। मेरे को सारे बच्चे बोल दो एडवोकेट की सर्विस अगर ली है और ये सामने वाली बंदा बिजनेस एंटिटी है और टर्नओवर ऑब्वियसली बात इसकी ज्यादा होगी, तो सर्विस जो है वो रिवर्स चार्ज में कवर है। रिवर्स चार्ज में कवर है, बट जीएसटी तो हमें देना पड़ेगा। जीएसटी तो हमें देना पड़ेगा, वो पता लगा कैश में देना पड़ेगा। बट क्या आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अरे मेरे को नालायक को एक बात बताओ, अगर मैं आरसीएम में जीएसटी पे कर रहा हूं, तो मैंने अभी सुबह वाली क्लास के अंदर भी कहा था कि आरसीएम वाले केस में आपको आईटीसी मिलता है। तो यहाँ पे 50,000 रुपए का 9% आप देख लो कितना आएगा, 4500 रुपये। तो 4500 रुपये ये हो गया, 4500 रुपये ये हो गया जी। तो ये टोटल आ गया 24,500 और ये आ गया 24,500 रुपये आ गया जी। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो 24,500, 24,500 इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं कैश में कितना पे करना है जी, अगर मैं तुमसे पूछूं कैश में कितना है, तो कैश में सिंपल सी बात यहां पे निकल के आत रही 21,100 ये आपकी लाइबिलिटी है, 21,100 आपकी लाइबिलिटी है ना, 17 और 5 21,100 और यहाँ पे 24,500। तो आप अगर मैं चेक करूंगा ये वाली लाइबिलिटी, अब ये वाली लाइबिलिटी तो जो है इसके लिए तो मैं आईटीसी यूज कर सकता हूं, बट जो रिवर्स चार्ज वाली है 45,500 रुपए उसके लिए मुझे कैश यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं चेक करता हूं कैश में तो 45 रहेगा, बिल्कुल सही बात है जी। तो हमारा आईटीसी अगर मैं चेक करूंगा आईटीसी तो मेरा पूरा यूज हो गया जी। ठीक है डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या कह रहे हो? ओ माय गॉड, इधर देखो ध्यान से भाई साहब, इधर सुनो ध्यान से। अब इस पॉइंट में ध्यान रखना जी, यहाँ पे इसने एक पॉइंट और लिखा है अमाउंट ऑफ रिपेयर वाज डेबिटेड इन द P&L अकाउंट। भाई साहब याद है लैंड बिल्डिंग वाले केस में 2 केस हमने किए थे, अगर खर्चा आपने कैपिटलाइज किया तो आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया तो आईटीसी मिल जाएगा। अब इस वाले केस में उसने बोला P&L में लेके चला गया, तो भैया P&L में लेके चला गया तो खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया, तो इस वाले केस में भी आईटीसी मिलेगा। भाई जब गाबा सर से पढ़ने में गलती हो सकती है तो तुम किस खेत की मूली हो?
तभी मैं कह रहा हूं क्वेश्चन 2 बार पढ़ा करो। देखो ये लाइन हमने छोड़ दी थी, इस लाइन में काम हो गया। मतलब कई बार क्या होता है कि एक लाइन हम इग्नोर कर देते हैं, अब ये लाइन मैंने इग्नोर कर दी थी, उसी में काम हो गया जी। तो भैया रिपेयर की सर्विस P&L में लेके गया तो खर्चा कैपिटलाइज नहीं किया, अब नहीं किया तो भैया 2700 और 2700 इसका मुझे आईटीसी मिलेगा। तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 2700 रुपए। तो अगर मैं इसमें 2700 रुपए और जोड़ दूंगा तो 24,500 प्लस में 2700, 24,500 प्लस में 2700, तो 27,200 रुपए का मुझे आईटीसी मिलेगा। अब सिंपल सी बात है, इतनी लाइबिलिटी है तो ये तो हम यूज कर ही लेंगे, बट ये 45,500 रुपए जो है मुझे कैश में देना पड़ेगा। तो उसने मुझसे क्या बोला, कितना कैश में पे करना है, तो भाई कैश में जो हमें पे करना है वो 45,500 रुपए, जो रिवर्स चार्ज वाला जीएसटी है ना उतना हमें कैश में देना पड़ेगा। उसके अलावा हमें कोई कैश में देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। डन। तो ये क्वेश्चन 10 नंबर का है। और प्रेजेंटेशन कैसी होगी, वही सेम प्रेजेंटेशन होगी। पहले आप आउटवर्ड सप्लाई निकालोगे, फिर आप इनवर्ड सप्लाई निकालोगे, फिर आप नेट निकालोगे, और नेट में जो रिवर्स चार्ज वाला है वो तुम कह दोगे कि कैश में पे करना है, और बाकी तो आप आईटीसी यूज कर लोगे फॉरवर्ड चार्ज के लिए, उसकी लाइबिलिटी नील बन रही है, और बाकी जो रिवर्स चार्ज वाला है वो कैश में जाएगा 45,500 रुपए। बस ये पर ध्यान दो। सर एक बच्चा कहता है सर फिर जो ये 27,200 में से 21,100 गए तो बाकी जो आईटीसी बचा वो क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। वो क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। भाई जो ये तुम्हें 45,500 देने हैं ना, इसके लिए तुम आईटीसी यूज नहीं कर सकते। आपको मैंने पहले भी कहा था, क्रेडिट एक पवित्र वस्तु है, उसको पवित्र वस्तु को पवित्र जगह पर यूज करोगे, और ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी में यूज करोगे, और वो भी फॉरवर्ड चार्ज वाले जीएसटी में यूज करोगे, रिवर्स चार्ज वाले जीएसटी में यूज नहीं करोगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले पॉइंट पे आओ जी। अब देखो इसका बी पॉइंट चेक करो। अब बी पॉइंट कहना क्या चाह रहा है, अब जाके हमारे 10 नंबर हो गए, अब ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो हमारे 15 नंबर पक्के हो जाएंगे इसको करने के बाद। 15 और 15 ऊपर 30 नंबर का जीएसटी हम अच्छे से कर लेंगे जी। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहने लग रहा है, कह रहा है रेणुका सेल्स अ रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव 100 इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई गुड्स और सर्विस इन्वॉल्विंग जीएसटी 10 लाख रुपए का फ्रॉम वेरियस सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 24। आउट ऑफ 100 इनवॉइस डिटेल ऑफ 80 इनवॉइस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 6 लाख हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन देयर रिस्पेक्टिव जीएसटीआर 1, और वो ऑलरेडी 2B में आ गई। अब बताओ, कंप्यूट द आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड बाय रेणुका इन इट्स जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 24 टू बी फाइल्ड 20th Feb, एज्यूमिंग दैट 10 लाख इज अदरवाइज एलिजिबल फॉर आईटीसी। मतलब वैसे वो आईटीसी के लिए एलिजिबल था, बट 100 इनवॉइस थे। याद है आपको मैंने कहा था अगर आपको आईटीसी लेना है तो जीएसटीआर 1 अपलोड हो जाना चाहिए और 2B में कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। अब 2B में कितना कम्युनिकेट हुआ, 2B में कम्युनिकेट हुआ आपके 100 इनवॉइस में से 80 इनवॉइस, तो 100 इनवॉइस में से 80 इनवॉइस हुए, उसका 6 लाख रुपए का है, तो 6 लाख रुपए का आईटीसी आपको मिलेगा। जो 20 इनवॉइस आपने अपलोड ही नहीं किए, वो 2B में कम्युनिकेट ही नहीं हुए, तो अगर वो 2B में कम्युनिकेट नहीं हुए तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो मतलब 10 में से 6 लाख का मिलेगा, 4 लाख रुपए का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। और एक क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल का ही है। और कमाल की बात पता है, ये मॉड्यूल का भी है क्या, एग्जाम्पल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल आपको मैंने कहा था कि मॉड्यूल का सिंगल एग्जाम्पल भी छोड़ के मत जाना, ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। आप एक बार जाके चेक कर लेना, आपको एग्जाम्पल में सेम डिट्टो क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में देखने को मिल जाएगा। तो क्रक्स ये निकल के आ रहा है, जितने इनवॉइस अपलोड करोगे, जितने 2B में कम्युनिकेट होंगे उसका आईटीसी मिलेगा, जो 2B में कम्युनिकेट ही नहीं होंगे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है। क्वेश्चन 5 नंबर का अब जाके हमारा हो चुका है जी। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये था जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, अगला 15 नंबर देखने जा रहे हैं जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। अब ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन है एग्जम्पशन का। आप समझ सकते हो एग्जम्पशन कितनी इंपॉर्टेंट है। एक ही एमटीपी में 2 बार क्वेश्चन पूछे, एग्जम्पशन के पूछे, एक ऊपर एमसीक्यूज वाला और एक ये वाला। चेक करो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कमेंट द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अंडर जीएसटी लॉ, ऑल्सो स्टेट द करेक्ट लीगल प्रोविजन फॉर द सेम। बताओ, सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू विंटेज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट टू एंड फ्रॉम ऑफ द स्कूल। अब बताओ, मेरे को बताओ जी। अब याद है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जो होती है, अगर वो स्कूल को दे रहे तो एग्जम्प्ट, अगर वो कॉलेज को दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, तब वो टैक्सेबल है।
बट अगर वो स्कूल को दे रहे हैं, स्कूल का मतलब अप टू 12th तक के स्कूल को अगर सर्विस दी जा रही है तो वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। और अगर स्कूल ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है तो भी एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। तो दोनों के दोनों एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है, सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं है। तो ये जो सर्विस है एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। आगे, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक। अगर इतना लिखा होता तो वो एग्जम्प्ट था। अगर नॉर्मल व्हीकल पार्किंग है तो गवर्नमेंट कह रही वो तो एग्जम्प्ट है। बट अगर आपकी मॉल में, शॉपिंग मॉल में, मैं दोबारा बोलूंगा शॉपिंग मॉल में पार्किंग है, अब बताओ शॉपिंग मॉल वाले तुम्हें फ्री में देते हैं क्या? मेरे को बस इतना बोल देना, क्या शॉपिंग मॉल वाले तुम्हें पार्किंग की सर्विस फ्री में दे रहे हैं क्या? जल्दी बोलो, यस या नो। आंसर इज नो, पैसे चार्ज करते हैं। और कई कई बार तो अगर मैं बात करता हूं दिल्ली की, दिल्ली में सीपी में कनॉट प्लेस में पार्किंग के कम से कम 150 रुपए घंटा है। यस सर, कई जगह तो 50 रुपए है, कई जगह 20 रुपए है, बट कई जगह 150 रुपए घंटा, 200 रुपए घंटा है। तो गवर्नमेंट करिए भैया इस पे जीएसटी लगेगा। आगे देखो, फूड सप्लाइड बाय कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल टू द इन पेशेंट। अब इन पेशेंट, जो पेशेंट एडमिट है, मैं दोबारा बोलूंगा, जो पेशेंट एडमिट है अगर उनके लिए सर्विस दी जा रही है तो फिर वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर होगी। और आगे, RWA इन ए हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कलेक्ट मेंटेनेंस 6500 पर मंथ। अगर 7500 पर मंथ, याद है 7500 रुपए पर मंथ तक की मेंटेनेंस होती है तो वह एग्जम्प्ट है, उसके बाद टैक्सेबल है। तो ये भी एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। बस एक हमारा ये टैक्सेबल है और बाकी तो सब एग्जम्पशन में है। ये हमारा टैक्सेबल है। क्वेश्चन था 4 नंबर का जी। बताओ क्या दिक्कत है, बोलो क्या दिक्कत है जी? डन, लॉक कर दे जी। बोलो 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 बोलो। चलो अब अगले पॉइंट के ऊपर आओ। अब चेक करो अगला क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगला क्वेश्चन है, ओ माय गॉड, 6 नंबर का जी। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा 6 नंबर का निकल के आ रहा है। आ जाओ फिर देखते हैं क्या कहता है जी। कह रहा है स्टेट द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। बताओ इसमें लाइबल टू जीएसटी है या नहीं है? पहला, लीगल फीस इज रिसीव बाय, लीगल फीस इज रिसीव बाय नॉट पेड बाय, रिसीव बाय अभिषेक एंड एडवोकेट, ठीक है, फ्रॉम नव्या ट्रेडिंग कंपनी एंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई एंड लोकेटेड महाराष्ट्र। उसकी टर्नओवर 50 लाख रुपए प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर में। तो भैया अगर एडवोकेट सर्विस दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, और वो बिजनेस एंटिटी जिनकी टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, तो भाई सिंपल सी बात है, वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर है। और वो रिवर्स चार्ज वाली कैटेगरी में कवर है, फॉरवर्ड चार्ज वाली कैटेगरी के अंदर भी कवर नहीं है। तो ये टैक्सेबल है और वो रिवर्स चार्ज वाली कैटेगरी में कवर है, फॉरवर्ड चार्ज वाली कैटेगरी में कवर नहीं है। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। आगे देखो, आगे पदम श्रीवास्तव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वही। अब वो सर्विस दे रहा है कौन सी? डायरेक्टर सिटिंग फीस की सर्विस दे रहा है। अब याद करो जी, अगर डायरेक्टर सिटिंग फीस की सर्विस दे रहे हैं तो उसको सैलरी तो मानते नहीं, सैलरी नहीं मानते तो मतलब वो जीएसटी में एग्जम्प्टरी टैक्सेबल है। टैक्सेबल है तो वो आरसीएम में टैक्सेबल है। ना 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 ना। एक बच्चा कह रहा है सर आपने कहा था अगर डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस देगा तो फॉरवर्ड। भाई वो पर्सनल कैपेसिटी है, वो तो याद करो, मैंने क्लास में तुम्हें एग्जांपल भी बताया था। याद करो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, तो ये पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस थोड़ा है भाई। डायरेक्टर एक मीटिंग अटेंड कर रहा है, उसके लिए उसको डायरेक्टर सिटिंग फीस मिल रही है, तो ये तो डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विस है। तो अगर ये सर्विस डायरेक्टर की कैपेसिटी में है ना तो ये टैक्सेबल है, और वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, तो ये भी रिवर्स चार्ज में आएगा जी। तो 6 नंबर आपके पक्के हो गए, बट आपको पहले प्रोविजन लिख के आना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आप आंसर लिख के आओगे। अब किस तरह से लिखना, अगर आप इसके आंसर आप सबके पास होंगे, आप इसके एक बार आंसर देख लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर हमें करना क्या होता है जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। तो अब जाके ये पॉइंट हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। अब आ जाओ अगले पॉइंट पर, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है जी, देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब कह रहा है राइट ऑयल एंड unregistered entity located in UP is engaged in a supply of machine oil taxable है, and high speed diesel। आप सब जानते हो हाई स्पीड डीजल पे अभी जीएसटी नहीं है, बट जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उस दिन हाई स्पीड डीजल के ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा। बट अभी हाई स्पीड डीजल पे जीएसटी नहीं है, मशीन ऑयल पे जीएसटी है, तो ये टैक्सेबल है और ये आपका नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल इट सप्लाइड अपना
machine oil in UP amounting 15 लाख रुपए. Also it supplied high speed diesel 10 UP amounting 10 लाख रुपए. Further it supplied machine oil in Punjab from its branch located in Punjab amounting 10 लाख रुपए. अब वो कह रहा है ये अब प्राइस जो है वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी है. तो उसने क्या बोला, डिटरमाइन वेदर राइट ऑयल इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, पहले तो एक बताओ ऑयल, ऑयल क्या है, गुड्स है या सर्विस है? सारे बच्चे बोलो ऑयल जो है, ऑयल की जो कैटेगरी है क्या वो गुड्स वाले केस में कवर होगी या सर्विस वाले केस में कवर होगी? तो ऑब्वियस सी बात है गुड्स वाले केस में कवर होगी. ऑयल सर्विस वाले केस में कवर नहीं है और गुड्स वाले केस में कवर है. और 6 स्टेट में नहीं है, 4 स्टेट में नहीं है, अदर स्टेट में है. अदर स्टेट में है और वो स्पेसिफाइड गुड्स में कवर नहीं है. स्पेसिफाइड गुड्स कौन से? वो टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, उसमें कवर नहीं है. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 40 लाख रुपए की एग्जम्पशन वाली लिमिट आएगी जी. अब एग्रीगेट टर्नओवर चेक करो कितनी आ रही है. अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या ये हाई स्पीड डीजल की भी टर्नओवर काउंट करेंगे? बिल्कुल काउंट करेंगे. आप सब जानते हो एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड, निल रेटेड, इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट सारी के सारी सप्लाई काउंट करते हैं. तो 15 और 10 25 और 10 35 लाख रुपए की टर्नओवर निकल के आ रही है जो 40 लाख तक है. तो ये पर्सन जो है ये नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लाइबल नहीं है. क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का. अब अगले पॉइंट पर आओ. अगला कह रहे हैं व्हाट विल बी योर आंसर. आंसर क्या होगा? राइट ऑयल सप्लाई द हाई स्पीड डीजल इन यूपी इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट ऑफ सेंटर ऑयल लिमिटेड नॉट रजिस्टर्ड. आप सब जानते हो एजेंट को ना रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है. अगर आपको बताओ एजेंट जो होते हैं, एजेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना जो होता है वो कंपलसरी होता है. बट वो डिपेंड करता है कि उसका जो प्रिंसिपल है वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए. याद है एजेंट हमने सेक्शन 24 में कवर किया था. मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, याद करो हमने सेक्शन 24 में कवर किया था. अब जो हमने सेक्शन 24 में कवर किया था एजेंट को करवाना जरूरी है. बट एजेंट कब करवाएगा? अगर उसका प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है. अब यहां पे उसने क्या बोला? प्रिंसिपल क्या है? अनरजिस्टर्ड. तो अगर प्रिंसिपल अनरजिस्टर्ड है तो फिर एजेंट को करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. एजेंट नॉर्मल सेक्शन 22 में कवर है और यहाँ 35 लाख की टर्नओवर है तो करवाना जरूरी नहीं है. बट कह रहा है वुड योर आंसर बी डिफरेंट इन केस सेंटर ऑयल. हाँ, अगर ये रजिस्टर्ड एंट्री होती फिर वो सेक्शन 24 में कवर हो जाता, फिर वो करवाने के लाइबल हो जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो भैया फिर तो कोई फर्क नहीं है. बट अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन बन जाता फिर आंसर के अंदर फर्क आ सकता था अगर ये रजिस्टर्ड एंटिटी होती. ठीक है जी, तो करवाना पड़ सकता था. अच्छा, यहाँ पे वो किसके लिए पूछ रहा है? वो तो हाई स्पीड डीजल के लिए पूछ रहा है ना. तो हाई स्पीड डीजल तो वो नॉन टैक्सेबल है और अगर वो नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो सेक्शन 23 में तो वैसे भी वो नॉट लाइबल है. तो फिर तो आंसर सेम ही आता, नॉट लाइबल ही होता भाई. फिर तो वो नॉट लाइबल होता क्योंकि उसने क्या बोला? हाई स्पीड डीजल. तो भैया हाई स्पीड डीजल नॉन टैक्सेबल है. याद आ रहा है सेक्शन 23. अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड या एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल गुड्स में डील करोगे तो आप लाइबल ही नहीं हो. तो भैया इन दोनों केस में आंसर सेम है. आप दोनों केस में नॉट लाइबल बन जाते हैं क्योंकि 23 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है अगर आप एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल गुड्स में डील करते हो तो आप लाइबल ही नहीं हो. तो इनमें से किसी भी केस में आप लाइबल नहीं बनते. डन. चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी. अब बी पॉइंट देखो क्या है. बी पॉइंट कह रहा है डिटरमाइन वेदर द सप्लायर इन द फॉलोइंग केस आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिट स्कीम अंडर 10(1)(10)(2). 10(1)(10)(2). 10(1)(10)(2) किसके लिए है? गुड्स के मैन्युफैक्चरर के लिए, गुड्स के ट्रेडर के लिए और रेस्टोरेंट सर्विस वालों के लिए. और अगर इनके साथ में मार्जिनल सर्विस देनी है उनके लिए. एक्सक्लूसिव सर्विस वालों के लिए 10(1)(10)(2) नहीं है, उनके लिए सेक्शन 10(2) कैपिटल ए एप्लीकेबल है. टर्नओवर जो है उनकी 1.5 करोड़ है. अब श्याम एंटरप्राइज एंगेज ओनली ट्रेडिंग पान मसाला. तो भैया पान मसाला में ट्रेडिंग कर रहा है तो एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग वालों को मना किया, ट्रेडिंग वालों को कोई दिक्कत नहीं है. सैर मैन्युफैक्चरर हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन पंजाब एंड हरियाणा एंड सेल गुड्स इन दूसरी स्टेट में, वो नेबरिंग स्टेट में भी बेच रहा है. तो भैया अगर नेबरिंग स्टेट में बेच रहा है तो फिर तो वो कॉम्पोजिट स्कीम लेने के एलिजिबल ही नहीं है क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई तो आप कर ही नहीं सकते. और अगर इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते तो भैया फिर आप यहां तो बाहर हो जाओगे. इस वाले केस में आप ले सकते हो, इस वाले केस में आप नहीं ले सकते. बस ये पर ध्यान दो. जीएसटी आसान है इन कंपैरिजन टू इनकम टैक्स, बट नंबर बराबर ही है. नंबर 50 है सर. ये तो आप ये मान के चलो सीए इंस्टीट्यूट ने 50 नंबर का जीएसटी दिया है
CMA इंस्टीट्यूट ने 50 नंबर का जीएसटी दिया हुआ है, CS वालों ने 40 नंबर का जीएसटी, उनका 40 भी नहीं, आप ये मान के चलो कि उनके एग्जाम में तो 30-35 नंबर का जीएसटी है। तो वेटेज आपकी बहुत ज्यादा है जीएसटी में, जितना घोट घोट के पी लोगे ना उतना बढ़िया तुम्हारा काम हो जाएगा जीएसटी के अंदर। क्या बात समझ में आ रही है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब नेक्स्ट उसने क्या पूछा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन, देन फिर हमारा ये एमटीपी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और इसमें हमारा टाइम भी बहुत कम लगेगा, अप्रोक्सीमेट 1 घंटे या सवा घंटे के अंदर हमने पूरा का पूरा एमटीपी जीएसटी का 50 भी नहीं कहूंगा 65 नंबर का हमने खत्म कर लिया। 65 नंबर, क्योंकि 15 नंबर जो ऑप्शनल है वो तुम्हें नहीं करना ना, मुझे तो करवाना ही है वो। आ जाओ अब एक बार अगले पॉइंट पर आओ। अब वो यहाँ पे कह रहा है एन अनरजिस्टर्ड पर्सन मिस्टर पप्पन, ये क्या नाम है भाई, फ्रॉम फरीदाबाद ट्रेवल बाय एयर इंडिया। अनरजिस्टर्ड पर्सन मिस्टर पप्पन फ्रॉम फरीदाबाद, ये फरीदाबाद से है, ठीक है। ट्रेवल बाय एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम पुणे टू दिल्ली एंड गेट्स हिज ट्रेवल इंश्योरेंस डन इन पुणे, ठीक है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विस? पहले तो मैं बताऊं इंश्योरेंस सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनता है। अगर आपको याद आ रहा हो, इंश्योरेंस सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई जो बनता है वो ये बनता है कि अगर आपने B2B सप्लाई ली तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, अगर B2C सप्लाई ली है तो जो रिसीवर का एड्रेस होगा, मतलब रिसीवर का एड्रेस तो लिखा होगा ना, तो जो रिसीवर का एड्रेस होगा वो लोकेशन जो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तो पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ क्या ये सप्लाई B2B है B2C है? कितने बच्चे बैठे हैं, क्या ये सप्लाई B2B है या B2C है? तो B2C है, उसने लिखा अनरजिस्टर्ड है, और अनरजिस्टर्ड मतलब रिसीवर, रिसीवर कहां का है? फरीदाबाद का है। अब इंश्योरेंस की सर्विस ली कहां है मैटर वो नहीं करता, रिसीवर है कहां का? फरीदाबाद का है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो बनेगा वो आपका फरीदाबाद निकल के आएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा जी? 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, 5 नंबर के अंदर बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या बनेगा और जी? ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब बी पॉइंट के ऊपर आओ, क्या कह रहा है बी पॉइंट? उससे भी आसान है, कह रहा है जीएसटी इज पेबल ऑन एडवांस रिसीव फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? सपोर्ट योर आंसर विद लीगल प्रोविजन। गलत कह रहा है, गलत, कुछ सही है कुछ गलत है। गुड्स वाले केस में एडवांस हम चेक ही नहीं करते, सर्विस वाले केस में एडवांस चेक करते हैं। गुड्स वाले केस में पेमेंट तुम्हें एडवांस में कब आई ये मैटर ही नहीं करता। सर्विस वाले केस में अगर एडवांस पेमेंट आई तो एडवांस पेमेंट का जो डेट है वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाता है, उसके बेस पे हमें जीएसटी देना पड़ता है। तो भैया ये स्टेटमेंट ही तुम्हारी गलत है, ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, क्योंकि गुड्स वाले केस में हम एडवांस को नहीं देखते, सर्विस वाले केस में एडवांस को देखते हैं। तो हाँ, सर्विस वाले केस में स्टेटमेंट सच्ची है, बट गुड्स वाले केस में स्टेटमेंट जो है वो झूठी स्टेटमेंट है, क्योंकि वहां पे एडवांस पे जीएसटी नहीं जाता। तो पूरा प्रोविजन आपको लिख के आना पड़ेगा। आप चेक कर सकते हो कि एक क्वेश्चन पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। तो कई बार जीएसटी में 15 नंबर की क्वेश्चन जो है वो प्रोविजन बेस्ड भी बन सकते हैं, तो लिखने की आदत तुम्हारी होनी चाहिए। एक बार इसके आंसर चेक कर लेना, इन्होंने आंसर किस तरह से लिखे हुए हैं, ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम्हें कितना लिख के आना है, बस ये पर ध्यान दो। अब अगले पॉइंट पर आओ, लास्ट क्वेश्चन पे आओ। ऑल टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर 1 ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड। आंसर इज नो। वैसे तो हम अगले महीने की 11 तारीख को हम जीएसटीआर 1 भरते हैं, बट याद आ रहा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन उनको पहले भरनी पड़ती है, और जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो रहा है उनको पहले भरनी पड़ती है, बाकी सबको तो बाद में भरनी पड़ती है। बट 2 एक्सेप्शन है, जिन केस में जीएसटीआर 1 इनको पहले भरनी पड़ती है। अब वो कह रहे जी हर केस में आपको बाद में भरनी है, तो अगर हर केस में आपको बाद में भरनी है तो स्टेटमेंट तो गलत ही है ना, स्टेटमेंट तो सच्ची है ही नहीं है, स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट सही तब होती है अगर हर केस में बाद में होती। बट मैंने क्या बोला, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाले केस में, और दूसरा केस कौन सा निकल के आ रहा है जहां पे रजिस्ट्रेशन कैंसल होना है, उस केस में, इन दोनों केस में जो होता है आपको पहले भरनी पड़ती है। तो स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आप एक बार इसका भी आंसर चेक कर लेना, इसका आंसर भी ऐसा ही लिखा होगा जी। तो फाइनली अब जाके इसको हम लॉक कर सकते हैं जी। अब जाके पॉइंट हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसी के साथ ही पूरा का पूरा MTP 1 130 नंबर की MTP हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अब कल, और कल वाली क्लास में हम क्या करेंगे, कल वाली क्लास में अगेन पहले इनकम टैक्स करेंगे, फिर मैं आपको जीएसटी करवा दूंगा। तो कल हम MTP 2 हम अपनी पूरी खत्म करेंगे। बस क्लासेस डेली बेस पे देखते रहना, कोई क्लास मिस मत करना सर, पूरे एफर्ट्स लगा दो। अपनी एक बार नींद थोड़ा सा कम करो,
4-5 घंटे की नींद लेके चलो, मैक्सिमम 6 घंटे की नींद लेके चलो, बट टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। सोशल मीडिया से बिल्कुल हट जाओ, व्हाट्सएप से बाहर निकल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट है तो बातें कर लगे, नहीं तो भैया सब झंझटों से दूर आके अपना एक फोकस करो कि भैया मुझे एग्जाम निकालने हैं और शिद्दत से एग्जाम निकालने हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपनी तैयारी पे लगे रहो, सेल्फ स्टडी पे बहुत जोर लगाओ, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही तुम्हें पास करवाएगी, बस ये पर ध्यान देना। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद जी, गॉड ब्लेस यू जी, बाय बाय।